आपको एक एक्सरसाइज और करनी है, वो है खुद से करनी है, क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6। अगर आपने ये 3 चैप्टर और क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 कर ली, तो घात और घातांक का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, अगर लगा रहा हूं मैं, अगर आता है तो आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा एनसीईआरटी से आएगा, कहीं से भी आए, लेकिन अगर आपने चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 12 और क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.6 कर लिए, तो आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या को उसी से गुणा करना। सर आपने मुझे लिंक भी नहीं भेजा। लिंक नहीं भेजा तो होगा। सर कहीं भी नहीं है, मैं खुद से चेक करके आई हूँ, देख रही थी कि अच्छा, आप इस ग्रुप में नहीं, सॉरी। आप टाइम तो 4 बजे क्लास है तो पता ही है ना। सर एक दिन तो आपने क्लास लिया, मेरे को ना तो टाइम बताया था, ना आपने ये बताया कि कौन से बैच में आना है। मैंने आपको ऐड कर दिया ग्रुप में। देखो, ये जितना समय हम इन सब चीजों में वेस्ट करेंगे, आपके लिए भी नुकसानदायक है, मेरे लिए तो इतना नहीं है। ठीक है ना, चलो इस बारे में बाद में बात करेंगे शिवानी जी। सर वर्ग अभी क्या और करवा रहे हो, वर्गमूल, कौन सी क्लास का है? हाँ क्लास 8th का, क्लास 8th हम स्टार्ट करा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हम करा चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 हम करा चुके हैं, जिसमें आप भी थी शायद। अब जी सर। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 12, ये तीनों एक ही कैटेगरी के चैप्टर हैं, इनको हम आज कंप्लीट कराएंगे। और वो है घात और घातांक वाले सेक्शन के, जिसके लिए मैं क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.6 करा चुका हूं आपको पहले सभी को। लेकिन दोबारा चैप्टर 6 तो ये जो भी है एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 8, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 ओ तो 12, ये मैं कराऊंगा तीनों। और एक्सरसाइज 1.6 ऑफ क्लास 9th आपको खुद से करनी है, और जिसको जो भी डाउट होगा मुझसे पूछना है। और अगर आपने चारों चीजें कर ली, तो घात और घातांक का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या को उसी से गुणा करना। अगर आप 6 का वर्ग लिखते हो, तो इसका मतलब है 6 को 2 बार गुणा करना। अगर आप 18 का वर्ग लिखते हो, तो उसका मतलब है 18 को 2 बार गुणा करना। वर्ग का मतलब ये होता है। अब आप लोगों में से अगर कोई भी सीरियस है अपने सिलेक्शन को लेके, अपनी तैयारी को लेके, तो मेरी तरफ से एक गाइडेंस है कि 1 के वर्ग से लेकर 30 के वर्ग तक उसे याद होना चाहिए वर्बली। 1 के वर्ग से लेके 30 के वर्ग तक उसे याद होना चाहिए वर्बली। ठीक है ना, और अगर कोई बहुत अच्छा है, वैसे होना नहीं चाहिए, अगर कोई बहुत अच्छा है तो 50 तक का वर्ग याद कर सकता है, लेकिन 30 तक का तो याद करना ही करना है, ये ठान के रख लो। ठीक है ना, तो वर्ग सबसे पहले आपको समझ आए किसे कहते हैं, और 1 से लेके 30 तक का वर्ग आपको याद करके रखना है। ठीक है ना, ओके। अब आता है वर्गमूल। सिंपल सी बात है, जैसे आपको पता है, आपने लिखा x+2 = 5, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये प्लस उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, हम लोगों को पता है। अगर यहाँ पे माइनस होता, सपोज x-2 = 5 होता, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाता, प्लस हो जाता। हम लोगों को ये पता है, हम लोगों को पता है प्लस वाला इक्वल टू के उधर जाके माइनस हो जाता है, और माइनस वाला इक्वल टू के इधर होके प्लस हो जाता है। गुणा वाला इक्वल टू के उधर जाके भाग हो जाता है, और भाग वाला इक्वल टू के उधर जाके गुणा हो जाता है। ये चीजें हमें पता है। इसी तरीके से अगर मान लो ये x² = 25 है, तो अब मैं इस वर्ग को उधर अगर भेजूंगा, तो ये वर्ग उधर जाके जो बन जाता है, उसे हम कहते हैं वर्गमूल। उसे कहते हैं वर्गमूल। उसे लिखने के बहुत तरीके हैं। मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि 25 की घात 1/2, ये भी वर्गमूल लिखने का तरीका है। मैं चाहूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं कि वर्गमूल 25, ये स्क्वायर रूट का
वर्गमूल का चिन्ह बना दिया, ठीक है ना। याद रखना यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 होता है। और वर्गमूल की जगह अगर घनमूल आ गया, अगर मान लो ये घनमूल होता तो यहाँ 3 लिखता। अगर ऐसी 4th रूट होता है, 4 रूट को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, नहीं पूछेगा। यहाँ 4 लिखा होगा तो इसका मतलब है, मानो x की पावर ये है, तो इसका मतलब है x की पावर 1/4। अगर घनमूल है तो इसका मतलब है x की पावर 1/3। लेकिन जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रखा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं लिख रखा, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर होगी 1/2। और पावर 1/2 को ही कहा जाता है वर्गमूल। तो इस एक्सरसाइज 6 में आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में सीखना है बस, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ये देखो, ये 20 तक लिखे हुए इसने वर्ग, आपको 30 तक करना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। सबके वर्गमूल आपको लिख लेने हैं, ठीक है, कितना होगा, ठीक है, सबके लिख लेने और एक जगह लिख के रखने हैं। चलो, क्या कह रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं? सुनना, इधर ही देख लो, इस टेबल में आओ। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग चल रहे हैं। यहाँ पे भी इसका इकाई संख्या 1 है, इसका इकाई संख्या 2 है, इसका इकाई संख्या 3 है, इकाई संख्या 4 है, इकाई संख्या 5 है। मतलब इकाई संख्या तो अब रिपीट करता जाएगा, 21 में भी 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने क्या देखा, आपने जब 1 का वर्ग किया तो इकाई संख्या 1 आया, 2 का वर्ग किया तो इकाई संख्या 4 आया। ऐसा यहाँ पे भी चल रहा है, 1 का इकाई संख्या 1, 2 का इकाई संख्या 4, 3 का इकाई संख्या 9, यहाँ पे भी 9, ऐसा चलेगा। तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपने देखा 1 आ रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा है। आपने देखा 2 आ रहा है किसी के पीछे, नहीं आ रहा। आपने देखा 3 भी नहीं आ रहा, आपने देखा 4 भी आ रहा है, आपने देखा 5 भी आ रहा है, 5 का आ रहा है 25 में। आपने देखा 6 भी आ रहा है 16 में और 36 में। आपने 7 नहीं देखा, आपने 8 नहीं देखा और आपने 9 भी देखा। आपने क्या देखा, 2, 3, 7 और 8, ये संख्याएं किसी के वर्ग में नहीं आई। और साथ ही साथ आपने देखा वर्ग में 2 जीरो आ सकती हैं, वर्ग में 2 जीरो भी आती है, 4 जीरो भी आ सकती है और 6 जीरो भी आ सकती है। मतलब जीरो आएगी जोड़े में, और इसे हम कहते हैं इवन पेयर, सम जोड़े में आएगी। या तो 2 जीरो आएगी, या 4 आएगी, या 6 आएगी। क्यों? क्योंकि 1 जीरो होगा तो 1 का 2 हो जाएगा। अगर ये 2 जीरो होती तो 2 जीरो के कितने हो जाते, 4 जीरो। अगर ये 3 जीरो होती तो कितनी हो जाते, 6 जीरो। मतलब जितनी भी जीरो होगी उसका जस्ट दुगना हो जाएगा। और दुगना हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगी, चाहे किसी का भी दुगना करो। तो और क्या आ सकता है, 2 जीरो आ सकती है, या फिर 4 जीरो आ सकती है, या फिर 6 जीरो आ सकती है। मतलब जीरो आएगी इवन सम के जोड़े में, सम नंबर में। यानी कि जो जीरो है वो विषम संख्या में नहीं आ सकती। तो यहां से हमने ये चीज उठानी है कि किसी भी नंबर का अगर आप वर्ग करोगे, अगर आप किसी भी नंबर का वर्ग करोगे, तो उसकी जो अंतिम संख्या है, उसकी जो लास्ट डिजिट है, वो कभी भी 2 नहीं आ सकती, 3 नहीं आ सकती, 7 नहीं आ सकती, 8 नहीं आ सकती, और विषम संख्या में 0 नहीं आ सकती। ये बात समझ आई आप सभी को? ये बात समझ आई आप सभी को? जी सर। चलो, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि जिनके लास्ट में एक आएगा वो हमेशा वर्ग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सभी इंसान समझदार हो सकते हैं या होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो ना सारे समझदार होंगे। अगर मैंने 31 लिख दिया, 31 किसी का वर्ग थोड़ना है, 11 किसी का वर्ग थोड़ना है, 21 किसी का वर्ग थोड़ना है, 41 किसी का वर्ग थोड़ना है, 51 किसी का वर्ग थोड़ना है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहां लिखा हुआ है देखो इसमें 0 1 4 5 9, ये तो आ ही देते, ठीक है ना। मतलब जिनके लास्ट में एक आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, और ये सम संख्या में 0 आ सकती है, वो किसी का वर्ग हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा होंगे, ये बात भी याद रखना। लेकिन जिनके लास्ट में 2 3 7 8 और विषम संख्या में 0 आएगी, वो कभी भी किसी का वर्ग नहीं होंगे, ये याद रखना है आपने, ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन में यही चीज अप्लाई करनी है। कैसे? इसके लास्ट में क्या आ रहा है 7, और आपको मैंने बताया था 2 3 7 8 और विषम 0, ऑड 0, ये कभी भी वर्ग के लास्ट में नहीं आ सकते। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है 7, तो ये वर्ग नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ आया? यस सर। चलो गुड। हाँ, ये वर्ग लिख रहा है। अच्छा, ये रहा 21 से 21 22 23, मतलब एक से 30 तक आपको याद सर करना है, इसका खुद लिख लेना। सर इसका सर इसका एक बार 6 नंबर बताना, वो 2061 है जिसके पीछे सर, अगर यहाँ पे 1 है। 2061। हाँ, तो क्या जी कह सर। रहा है सुनो, क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? हम कैसे जानते हैं? ऐसी 5 संख्या, देखो यहाँ पे नीचे कह रहा है इकाई संख्या देख के बता सकते हो कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ये 1 है, हो सकता है हो, लेकिन अभी हमें पता थोड़ा है कि नहीं है। तब आपको दो तरीके होते हैं वर्गमूल निकालने के। आपको वर्गमूल निकालने के दो तरीके हैं। एक तो एलसीएम वाला तरीका है जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, और एक सिंपल भाग वाला तरीका है। अभी इस 2061 को याद रखना, अभी नीचे वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा तब इसको करा देता हूं, ठीक है। यही करा देता हूं। देखो, मान लो ये 2061 है, आपको चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो किससे भाग हो सकता है आपको ये देखना है, ठीक है ना। 3 7 और 2 9, 3 से, 3 6 18, उधर गया 2, 3 8 24, 3 7 21, 8 7 15 और 6 21, 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 27, 2 9 11 और 2 13, नहीं। तो हमारे पास ये किससे हो जाएगा, 7 7 से 7 21 नहीं, और 8 9 10, 9 9 9 2, देखो ये नहीं है। पूछो कैसे पता चला? देखो, मैंने आपको कहा था 1 से लेके 30 तक आप याद कर लो। मुझे याद है कि 15 का होता है 225 और 16 का होता है 256। तो अब ये नंबर तो इन दोनों के बीच में लाई करता है 229। तो 229 तो किसी का होता ही नहीं है। अगर 229 किसी का नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर भी किसी का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें जोड़े बनने चाहिए। जैसे यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, गुड। यहाँ पे भी मेरा पेयर बनना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 64 लेता हूं, मैं 2 से एलसीएम लेता हूं 32, 2 से एलसीएम लेता हूं 16, 2 से एलसीएम लेता हूं 8, 2 से एलसीएम लेता हूं 4, 2 से 2, 2 से 1। अब मैं पेयर बनाता हूं, पेयर बनाता हूं और पेयर बनाता हूं। 2 टू द 4 टू द 8, यानी कि 64 किसका वर्ग होगा, 8 का वर्ग होगा। यहां पे मेरा पेयर नहीं बन पाएगा क्योंकि ये हमारा वर्गमूल नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं 30 तक आपको याद करने, ठीक है। अब जैसे वाला क्वेश्चन है, कह रहा है इनका वर्ग करोगे, जैसे 1 2 3 4, इसका वर्ग करोगे तो इकाई में कौन सी संख्या आएगी? तो इकाई के लिए इकाई संख्या देखो, इसकी इकाई संख्या है 4, और 4 का वर्ग होता है 16, तो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये क्या है 7, 7 का वर्ग क्या होता है 49, 9 आ जाएगी। ये क्या है 8, 8 का वर्ग होता है 64, तो ये क्या है 4 आ जाएगी।
0 का 0, 6 का 6। क्लियर है? जी सर। क्या निम्न में से किन संख्याओं के वर्ग विषम या सम संख्या होंगे? बहुत आसान है। मानो इसको उठा लिया, किसी इसको उठा लिया, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, एक आएगा, यानी कि इसके लास्ट में एक आएगा, और जिसके लास्ट में एक आता है वो क्या होती है? विषम संख्या। मतलब अब कुछ नया नहीं है, जो हमने कराया वही घूम रहा है, बस उसको तरह तरह से वो पूछ सकता है, वो उसकी इच्छा है, बाकी नया कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज, इसके वर्ग में कितनी शून्य होगी? 2 जीरो है, तो 2 जीरो की कितनी जीरो हो जाएगी? 4 जीरो। बस। अब सुनना, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना? अब वो कह रहा है कि 9 के वर्ग और 10 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आती है? 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। आपको बस ये गिनना है इनके बीच में कितनी संख्या आती है। आप चाहो तो माइनस कर दो, चाहो तो एक एक करके सारी लिख के आप कैलकुलेट कर लो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी जो तीसरा पॉइंट दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही क्रिएटिव पॉइंट है। सुनने की कोशिश करना। जैसे 1 का वर्ग किया आपने, 1 आ गया, 2 का वर्ग किया, 4 आ गया, 3 का वर्ग किया, 9 आ गया, 4 का वर्ग किया, 16 आ गया, 5 का वर्ग किया, 25 आ गया। ठीक है? अब जब बाद में इस चीज को एक्सप्लोर किया गया ना, तो बाद में पता चला कि 1 का वर्ग करना है तो पहली विषम संख्या, 2 का वर्ग करना है तो लगातार 2 विषम संख्या, 3 का वर्ग करना है तो लगातार 3 विषम संख्या, 4 का वर्ग करना है तो लगातार 4 विषम संख्या, 5 का वर्ग करना है तो लगातार 5 विषम संख्या। जोड़ोगे तो आपका वर्ग आता चला जाएगा। तो ये एक नया अप्रोच पता चल गया वर्ग निकालने का। समझ आया सभी को? सर इसको यूज कैसे करेंगे? हाँ, वो बोल देगा कि 15 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे 15 लिखनी है टोटल उनका योग। अब जिसको पता है कि इन 15 को जोड़ने की बजाय 15 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर ये विषम के लिए है ना? हाँ, विषम, क्योंकि यहाँ विषम ही तो लिखे मैंने। ठीक है सर। तो यहां से ये फॉर्मूला बन गया। मैं बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी में बहुत सारे अच्छे फॉर्मूले हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एन स्क्वायर, अब देखो, दो क्रमागत सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल समझने की कोशिश करते हैं। आपने लगातार 2 विषम संख्या लेनी है। जैसे इन्होंने ली 11 और 13, 11 और 13 लगातार है, गुणा किया तो 143। अब ये 143 को मैं लिख सकता हूं 144 माइनस 1। हाँ, लिखा जा सकता है क्योंकि ये भी 143 होगा। अब 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो अब मैथमेटिशियन ने सोचा क्या ये तुक्के में हो गया या फिर कोई कंसेप्ट है? तो उन्होंने एक और नंबर उठाया, 7 और 9 उठा लो, कोई सा भी उठा लो, आपकी मर्जी है। 7 मीन 63, 63 को लिख सकता हूं 64 माइनस 1। हाँ, लिखा जा सकता है। और 64 को लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर माइनस 1। हाँ, लिखा जा सकता है। यानी कि यहां से एक टेक्निक बन गई, एक कंसेप्ट बन गया। क्या? कि अगर आप लगातार 2 विषम संख्याओं को गुणा करते हो, अगर आप लगातार 2 विषम संख्याओं को गुणा करते हो, तो उसका आंसर निकालने के लिए, सुनना,
उसका आंसर निकालने के लिए एक शॉर्टकट और इस्तेमाल कर सकते हो कि इनके बीच की संख्या जो है उसका वर्ग करो और उसमें से एक घटा दो। चलो चेक करते हैं। 27 गुणा 29, आप लोग गुणा करो, मैं इसका आंसर बताता हूं। 28 का स्क्वायर माइनस 1, 783। चेक करो। सही आ रहा है आप लोगों का गुणा करके? जी सर। तो समझे, आपको एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, लेकिन इस तरीके से। अब आपको लग रहा है ये जादू हो कैसे रहा? जादू कुछ नहीं हो रहा, मैं बढ़ा चुका हूं ये चीज। 28 का स्क्वायर माइनस 1, एक को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो कैसे करना है? ए क्या है? 28 प्लस बी और ए माइनस बी। 28 प्लस 1 29, 28 माइनस 1 27। अच्छा, आजकल आपने एक ऐड देखा होगा यूट्यूब पे, फेसबुक में बहुत आता है, ओडा क्लासेस आता है, एक भानु मैथ करके आता है। वो ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारे बच्चे बिना पेन के कितनी टफ कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, और वो कैलकुलेशन मानो ऐसे ही दिखाएंगे, 27 गुणा 29 बराबर, आप वो 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। आप भी बता दोगे, क्योंकि आपको अब ये सब पता चल गया कि आपको गुणा नहीं करना है। आपको करना क्या है? इसके बीच वाले नंबर का स्क्वायर करना है और उसमें से एक घटाना है। तो जो शॉर्टकट जो भी बता रहा है, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, वो कहीं से पैदा नहीं हो रहे, वो यहीं से बीच से निकल रहे हैं और आप लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। ये कंसेप्ट समझ आया? पॉइंट नंबर 5। यस सर। ये पॉइंट नंबर 6, ये सारे कंसेप्ट आपके काम के हैं, पेपर में आएंगे। ये देखो, संख्याओं के वर्ग का अवलोकन कीजिए। एक एक 11, मतलब एक का वर्ग करना हो तो एक ही होता है, 11 का वर्ग करना हो तो 121, और 111 का स्क्वायर करना हो तो इन्होंने ये तरीका दे दिया। देखो कि वर्ग, एक का वर्ग करना हो तो सिंपल एक, 11 का वर्ग करना हो तो 1 2 1, मतलब दो संख्या है तो 1 2 फिर 1, तीन संख्या है तो 1 2 3, फिर उल्टा चलोगे 2 1, मतलब 111 का वर्ग यही होता है, 1 2 3 2 1, मतलब 111 का वर्ग 1 2 3 2 1। ऐसी 1 1 1 1, 4 बार एक का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, फिर उल्टा चलोगे 3 2 1। ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका वर्ग क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 7 6 5 4 3 2 1। समझ आया? किसी को डाउट है 6 पॉइंट पे? नहीं सर। सर आपने इसका फोर्थ वाला बता दिया, वो योग वाला। क्या योग? सर एक बार ये चलना सर, ये वाला। देखो, जी। वो क्या कह रहा है? अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 को लिखा जा सकता है 4 जमा 5। ठीक है, अब सुनना, ये कह रहा है कि 4 जमा 5 किस तरीके से लिखा है। ये बकवास बाजी है, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब आपको खुद ही फील होगा। देखो, ऐसा तो नहीं है, हर किसी फॉर्मूले में, हर किसी कंसेप्ट में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि नंबर तो 1 से लेके 9 तक ही है, 1 से लेके 9 तक, मतलब 0 से लेके 9 तक यही संख्याएं घूमनी है। अब देखो ये क्या जबरदस्ती कर रहा है, ये कह रहा है आप इसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर जमा 1/2, और 3 का स्क्वायर घटा 1/2। 3 तिया 9 माइनस 1, 8/2 4, 3 तिया 9 1 10 5। तो कह रहे हैं 4 और 5 यहां से उठाओ और इन दोनों को जोड़ दो। ये काम आ ठीक है सकता है सर। कहां पे? जैसे मान लो आपको करना है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, लेकिन मेरे साथ तो आपकी मतलब ये बात फेल हो जाएगी, क्योंकि मैं तो आपको कह ही रहा हूं कि 30 तक याद कर लो, नहीं समझे? जी सर।
तो ये फंसेगा ही नहीं। फिर भी 15 का कैसे कर सकते थे, 15 का स्क्वायर -1। अब देखो कितनी गलत फहमी फैला रहा है। 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 1/2, यानी कि 226/1 113। जब मैंने 15 का स्क्वायर यहां कर ही लिया, वही तो पूछा जा रहा है मुझसे। जी सर। चलो हटाओ, इसलिए मैंने गैप किया था, लेकिन आपको सारे पढ़ने हैं, कुछ नहीं समझ आएगा वो आपका हक है। एक्सरसाइज 6.1 पूरी की पूरी आपको करनी है, सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 वाला बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सारे करने। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, ये सारी विषम संख्या है, कितनी है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर हो जाएगा 144। समझ आया? सर ये सिर्फ विषम के लिए ही होगा हाँ, कि सिर्फ जब विषम विषम के लिए। संख्याएं लिखी होंगी तो उनका स्क्वायर कर देंगे? हाँ, वो कितनी है उसको देखेंगे, जितनी है उसका स्क्वायर कर देंगे, वो आंसर सर होगा। जैसे ऊपर ऊपर 5 दी हुई है पहले में, तो पापा 25। चेक करो, जोड़ के देखो ना, मेरे को मत बोलो, जोड़ के देखो। सर जोड़ के देखा तभी पूछ रही हूँ कि ऐसे होगा कि नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो सुनना, मैं आपको क्या कह रहा हूं, एनसीईआरटी के अंदर ही, क्लास 8 की एनसीईआरटी के अंदर ही इतने डीप कंसेप्ट छुपे हुए हैं, लेकिन वही बात है, हम देख कहां रहे वो देखना है। चलो, कह रहा है कि निम्न संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना निकालना है, मतलब 39 का वर्ग करना है, तो कह रहा है 39 गुणा 39 मत करो, डायरेक्ट बताओ। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये तो इस तरीके से कर रहा है, 30 + 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, और आपको मैंने a + b का होल स्क्वायर कराया था क्लास 9th के जब हम कर रहे थे, ठीक है ना। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, करके देख लो। 30 का स्क्वायर 900, डायरेक्ट लिखो। 9 का स्क्वायर 81, 2 × 30 × 9, 6 9 × 27, 2 × 54, 540, तो 900 900 और 540 और 81, 1 8 4 12 की 2 80 लोगों, 1 14 और 1 15। एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। ये क्या कर रहा है ये बता देता हूं, अगर आप में से किसी को याद हो तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab कहां से आया था, मैंने आपको बताया था। कैसे मैंने बताया था, a + b के होल स्क्वायर का मतलब है a + b × a + b। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आएगा। मैथमेटिक्स में है तो चीजें लिमिटेड, तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला ना लगा के वो आपसे कह रहा है 30 + 9 जो आपने लिखा है, इनको 2 बार गुणा कर दो। तो एक बार 30 की गुणा दोनों से, 30 × 30 900, 30 × 9 270, फिर 9 की गुणा दोनों से, 9 × 30 270, 9 × 9 81। इन्हें जोड़ोगे तब भी यही आएगा। लेकिन अब मेरी बात सुनो, अगर इत्तेफाक से पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसे गुणा ही करोगे, वहां थोड़ा कहेगा कि गुणा मत करना, इसकी कसम है उसकी कसम है, हम तो गुणा ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पेपर में नहीं बन पाएगा, ठीक। बाकी करना कैसे मैंने बता दिया। अब ये जो टॉपिक है पाइथागोरस त्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पाइथागोरस त्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, त्रिक मतलब 3 नंबर, कुछ 3 नंबर, कुछ ऐसे 3 नंबर होते हैं, जैसे 6 8 10 को ले लो, 10 का स्क्वायर 100 वर्ग, 8 का 64, 6 का 36, ऐसे 3 4 5, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, ऐसे और भी बहुत है, 12 5 13, 159, 25, 144। आपको याद नहीं करना, पहली बात तो ये कि कितने नंबर ऐसे हैं, सबसे पहली बात आपको ये याद नहीं करना। याद हो जाएंगे वो एक अलग बात है, याद हो जाएंगे वो एक अलग बात है, याद करना नहीं है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे तो इसके इक्वल आ रहा है, वैसे 9 और 16 को जोड़ोगे तो 25 के इक्वल आ रहा है, वैसे 144 और 25 को जोड़ोगे तो 159 के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर जिनके वर्ग अगर आप करोगे, जिनके वर्ग आप करोगे
तो किन्हीं दो के वर्ग को जोड़ के तीसरे के वर्ग के इक्वल आ जाता है, तो उसे कहा जाता है पाइथागोरस त्रिक, उन तीनों नंबरों को। समझ आया? किसी को डाउट है इसमें कि पाइथागोरस त्रिक कहते किसे? मन नहीं है, मन ना करे तो मुझे भी बता दो, मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो अब अगर क्वेश्चन कोई इस नहीं तरीके बोल से, रहा है तो समझिए कि सब समझ गए। डाउट नहीं। अच्छा, जी। वही है ना क्लास में सबसे शांत बच्चा या तो संपूर्ण जानता है या फिर उसके ऊपर से ही जा रहा है कि वो क्या है। चलो छोड़ो। पाइथागोरस त्रिक की सबसे छोटी संख्या 8 है। अब सुनना, अब ना आपको लगा 8, 6 और 10 हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सर ने कहा 6, 8, 10 होता है। तो अब देख लेते हैं क्या है। आपने क्या देखा, नहीं यार ये तो 8, 15, 17 हो गया। तो यानी कि आप गेस नहीं कर सकते, इसके लिए एक तरीका बना रखा है। तो इन्होंने पाइथागोरस त्रिक के लिए फॉर्मूला दे रखा है, एक है 2m, एक है m² - 1 और एक है m² + 1। ये आपको याद करना है कि पाइथागोरस त्रिक जब भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो ये तीन फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करना है वो हम बताते हैं। जैसे मान लो आपको 8 दे रखा है, मतलब इन तीन नंबर होते हैं ना पाइथागोरस त्रिक में, उन तीन में से एक 8 है तो कुछ नहीं करना, आपको पहले 2m के इक्वल करना है 8 को। 2m के इक्वल करना है 8 को। 2m के इक्वल, अच्छा सॉरी सॉरी, यहां कह रखा है सबसे छोटी संख्या। ओहो, मैं ध्यान ही नहीं दिया। अगर छोटी नहीं कहता तो मैं एक एक करके सबके बराबर कहता। अगर मान लो m को आप मान लेते हो, सपोज कुछ भी नंबर मान लो, m को आप m को कुछ भी नंबर मान लो। अब वो कह रहा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 8 है। तो इसने m² - 1 को किसके बराबर कर दिया, 8 के। ये क्यों कर दिया m² - 1 8? हट, 2m भी तो कर सकता था। सही है। चलो, क्योंकि m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना कि छोटी क्या है बड़ी क्या है, हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करो, सबसे पहले 2m से इक्वल करो, 2m को आप 8 के इक्वल कर दो, तो m की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर m की वैल्यू 4 है तो पहला नंबर क्या होगा, 4 दूनी 8। दूसरा नंबर क्या होगा, 4 चौक 16 - 1 15। तीसरा नंबर क्या होगा, 4 चौक 16 + 1 17। यानी कि अगर m की वैल्यू 4 है तो आपके पाइथागोरस त्रिक हो जाएंगे 8, 15 और 17। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2m को ही 8 के बराबर करना है, आप औरों को भी 8 के बराबर करके देखोगे। आपने अब m² - 1 को 8 के बराबर किया, तो यहां से m² की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो यहां से m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो आपको अब m की वैल्यू 3 रख के भी देखनी है, आपको m की वैल्यू 3 रख के भी देखनी है। तो रखोगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 - 1 8, 3 तिया 9 + 1 10। यानी कि पाइथागोरस त्रिक ये भी हो सकते हैं, पाइथागोरस त्रिक ये भी हो सकते हैं। अब आपने कहा कि सर m² + 1 को भी तो रख के देखो, तो m² + 1 को 8 के बराबर रखा, तो m² किसके बराबर आ गया, 7 के। और आपको पता होता है कि 7 किसी का वर्ग नहीं होता, क्योंकि ये वर्ग उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। और 7 किसी का वर्ग नहीं होता, यानी कि m² + 1 के इक्वल इसे नहीं करना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो सर अगर 8 के जगह पर मान लीजिए 17 देता या 15 देता तो फिर कैसे निकलता? ओके, 17 देता है, 15 देता, मैं क्या कह रहा हूं सुनना, m is 2m, m² - 1 m+1 है ना। चलो पहले आप मानो 15 देता, सपोज पहले 15 मान लेता हूं, 2m के इक्वल करते 7.5, यही कैंसिल हो गया। इसके इक्वल करते तो m की वैल्यू 4 आ जाती, तब तो सॉल्व हो जाता। जी। 17 देता तो ये सॉल्व कराता मुझे। चलो मतलब ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, m² + 1 m² - 1।
हाँ बस ये फॉर्मूले है पाइथागोरस ट्रिक निकालने का। एक्सरसाइज 6.2 आपको पूरी करनी है, ठीक है। चलो देखो कौन सा पाइथागोरस जिसका एक्सरसाइज देखो, मानो किसी को भी उठा लो, किसको उठाओ, मानो 18 को उठा लेता हूँ। 2m बराबर 18, m बराबर 9। चलो तो पहला होता है 2m यानी कि 18, एक होता है m स्क्वायर माइनस 1 9 81 माइनस 1 80, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1 9 81 और 1 82। चलो अब आते हैं वर्गमूल पे। वर्गमूल हम पहले ही बता चुके हैं क्या है, ये बता रहा है 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 9 का 3। सिंपल, 3 का वर्ग 9 तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्ग 81, 81 का वर्गमूल 9, 10 का वर्ग 100, 100 का वर्गमूल 10। बस सिंपल सा लॉजिक है। एक और चीज याद रखना कि अंडर रूट वर्गमूल 25 5 होता है, लेकिन अगर वर्गमूल -25 हो जाए तो कई बच्चे -5 लिखते हैं, जो कि नहीं होता। वर्गमूल के अंदर अगर माइनस साइन आ गया तो मतलब समझ जाना कि आप गलत कर रहे हो, आपके लेवल पे वर्गमूल के अंदर माइनस आएगा ही नहीं। अगर वर्गमूल के अंदर माइनस आता है तो वो एक अलग मैथमेटिक्स है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, मतलब जो भी कहते हैं हिंदी में हाँ है ना। तो ये आप लोगों के लिए अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर की ऐसा है ही नहीं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा होता तो क्या करते, ठीक है। वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं आएगा, आप बस ये याद रखना, आ गया तो आपने गलती की है, ये पूरा आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो देखो कह रहा है इकाई अंक की क्या संभावना होगी, किसी को भी उठा लो, मानो इसको उठा लिया, 9 9 8 5 6। 6 कब आता है वर्ग में, 4 के वर्ग में आता है या फिर 6 के वर्ग में आता है, यानी कि इसका जब वर्गमूल करोगे तो उसकी इकाई अंक क्या है, तो 4 होगी या फिर 6 होगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। चलो वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड, इसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा सबसे पहले यहां से एक और चीज आ गई, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हो और एक के पहाड़े में, एक के पहाड़े में तो सभी आते हैं, ऐसी संख्या जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ऐसे करके आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। और याद रखना एक भी अभाज्य संख्या होती है, क्यों, क्योंकि एक भी सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती है, यानी कि एक के पहाड़े में आती है। वो क्या हुआ, एक एक अपना हो गया तो, लेकिन प्रॉपर्टी तो यही है कि अपने पहाड़े में आनी चाहिए, मतलब अपने टेबल में आनी चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। जैसे आपने 729 ले लिया, इनका एलसीएम निकालना है, लेकिन सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य संख्याओं से। जैसे आपने देखा 7 9 9 2 11 3 से भाग किया, 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से भाग किया, 3 दूनी